कैमरास जी सब लोगों के ऑन होने चाहिए। ये आईफोन से कौन ऑनलाइन है अपने ओरिजिनल नाम से आया करें, ऐसे मुझे पता नहीं चलता कि कौन है। अपना नाम मेंशन करें, अदरवाइज मैं रिमूव कर रहा हूँ आप क्लास से। निदा, बतूल और नूर, आप अपने अपने कैमरास ऑन करें। ये आईफोन जी, आपका नाम क्या है मैडम? नाम तो अपना बताएं मुझे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नूर और निदा, आप अपने अपने कैमरास ऑन करें। कैमरास ऑन ना होने की सूरत में क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। अच्छा जी, आज हमारी थर्ड क्लास है। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया था? 3 स्टेप्स सिखाए थे। नंबर 1, सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक, नंबर 2, डीकोडिंग ऑफ द टॉपिक, एंड नंबर 3, फॉर्मुलेशन ऑफ द थीसिस स्टेटमेंट। अब यहाँ पर कोई मसला मसाइल है, कोई चीज समझ नहीं आई पहले 3 स्टेप्स में, तो आप मुझसे पूछें। सर एक क्वेश्चन है, वो मुझे पता नहीं कि आपने ये आगे हाँ जी। जब आपने वो लिंकिंग आइडियाज की बात की थी सर, तो उसमें जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान है, उसमें कॉजेस, इम्पैक्ट्स और सॉल्यूशंस थे। तो उसमें सर हम डेफिनेशन और उसका स्कोप और उसकी इम्पोर्टेंस ऐड नहीं कर सकते? बिला वजह लंबा हो जाता है ऐसे। ये 4 डोमेन्स भी काफी हैं। हमें इंपॉर्टेंस क्यों बतानी है? हम एक मसले को डिस्कस कर रहे हैं ना। मसलन हम बात करें पाकिस्तान के माशी मसाइल, इससे रेलेवेंट क्या चीजें हो सकती हैं? माशी मसाइल की वजूहात हो सकती हैं, माशी मसाइल के इम्पैक्ट हो सकते हैं, माशी मसाइल के सोल्यूशन हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस बताना शुरू कर दें। आप स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की इंपॉर्टेंस बताना शुरू कर दें। आप बताना शुरू कर दें एक मुल्क की अगर स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हो तो वो मुल्क को फायदा पहुंचाती है। ये बातें पूछ नहीं रहा। समझ आ रही बात? हमने माशी मसाइल के आसपास रहना है, उस डोमेन से बाहर नहीं निकलना। ठीक है, एक सेकंड होल्ड कीजिए। अस्सलाम आबिसा, मैंने मैसेज आपका अभी सुना। मैं ना क्लास में हूँ। आपका शो कब शुरू होना है? अच्छा, आप होल्ड करें, मैं क्लास में हूँ, मैं 1 मिनट बताता हूँ। आप लोग वेट कीजिएगा, मैं जरा करता हूँ क्लास, जरूरी कॉल है।
अच्छा जी, तो बात अगर टॉपिक ऑन का, अच्छा ये शुएब अहमद पूछ रहे हैं कि अगर टॉपिक हो इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स तो फिर भी हमें क्या सोल्यूशन देने हैं। देखें, जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं ना, प्रोस्पेक्ट्स दरअसल एक तरह से सोल्यूशन ही होते हैं। मैं कहता हूं टूरिज्म इन पाकिस्तान चैलेंजेस एंड प्रोस्पेक्ट्स, तो हम पहले डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में टूरिज्म का पोटेंशियल, फिर उसको क्या चैलेंजेस हैं, और अगर हम टूरिज्म को पे फोकस करें तो पाकिस्तान क्या क्या फायदा उठा सकता है। प्रोस्पेक्ट्स होती हैं अपॉर्चुनिटीज, तो सोल्यूशन में भी आप यही लिखेंगे ना कि पाकिस्तान को ये चीज करनी चाहिए जिससे हम ये फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह से जब इकोनॉमिक चैलेंजेस आ जाएंगे और उसके साथ प्रोस्पेक्ट्स पूछे जाएंगे तो अलग से सोल्यूशन देने की जरूरत नहीं होती, वो प्रोस्पेक्ट्स ही एक तरह के सोल्यूशन का काम कर रहे होते हैं। समझ आ गई बात की? अब हम आज के लेक्चर की तरफ आते हैं। हम जो ऐसे डिस्कस कर रहे थे वो था न्यू वॉर फ्रंट्स लाई इन इकोनॉमिक जोन्स, यही था। आज की जंगें इकोनॉमिक फ्रंट्स पर लड़ी जा रही हैं, इसको हमने डिकोड भी कर लिया था, इस पे हमने अपना थीसिस स्टेटमेंट भी बना लिया था। आज हम इसके ऊपर अपनी आउटलाइन बनाते हैं, ठीक है? तो मैं एक आउटलाइन का स्केच बनाने जा रहा हूं। मैंने आपसे जो फाइल शेयर की थी ग्रुप में उसमें वो आउटलाइन बनी हुई है, मैं सिर्फ उसका स्केच बनाने जा रहा हूं और स्केच बनाकर मैं आपसे 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू मेकिंग आउटलाइन वो डिस्कस करूंगा। तो अब हम आज डिस्कस करते हैं कि आउटलाइन कैसे बनती है, और उस आउटलाइन में हम इस एसे को एक सैंपल के तौर पर लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए हाउ टू मेक एन आउटलाइन। बात समझ आ गई? फॉर्मुलेशन ऑफ थीसिस स्टेटमेंट तक चीजें क्लियर है सबको? अब इसी थीसिस स्टेटमेंट में से हम आगे आउटलाइन बनाते हैं, ठीक है? तो हमारे जो जैसी आउटलाइन बनती है ना जी, जब आप आउटलाइन बनाते हैं तो हमेशा यहां पर टाइटल आता है, टॉपिक आता है, न्यू वॉर्स लाई इन इकोनॉमिक फ्रंट्स। ये आ गया टॉपिक। यहां पर कभी भी हेडिंग नहीं डालते आउटलाइन कि जी यहां पे आप लिख दें आउटलाइन, इसकी जरूरत नहीं होती। समझ आ गई बात की? पहली जो हेडिंग होती है वो हमेशा होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर नीचे कुछ नहीं लिखते, उसकी मैं रीजन अभी बताऊंगा, आपको जस्टिफाई करूंगा। इसके बाद आता है जी आपका मेन आइडिया। मेन आइडिया क्या था? मैनिफेस्टेशंस ऑफ मॉडर्न वॉर्स बेस्ड ऑन इकोनॉमिक आउटकम्स, यही था ना? तो हम लिखेंगे मैनिफेस्टेशंस, लिखने की जरूरत नहीं है, आउटलाइन बनी हुई है, ऑफ मॉडर्न वॉर्स बेस्ड ऑन इकोनॉमिक आउटकम्स। इसकी सब हेडिंग आ जाएगी ए बी सी डी ई। समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई? इसके बाद आपका आता है अलाइड आइडिया। अलाइड आइडिया क्या था? उन जंगों के इंपैक्ट्स, ठीक है, ग्रेव रिपरकशंस ऑफ इकोनॉमिक वॉर्स, ए बी सी डी ई। समझ आ गई? उसके बाद सॉल्यूशंस, वे फॉरवर्ड to deal with the economic conflicts. A, B, C, D, E और आखिर में आएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन के नीचे कुछ नहीं लिखते। समझ आ गई इतनी बात? क्लियर है जी सबको? अब मैं आपसे कुछ फंडामेंटल्स डिस्कस करता हूं आउटलाइन बनाने के। 6-7 मेजर पॉइंट्स हैं, उसको जरा सुनना है, समझना है। सबसे पहली चीज कि हमेशा आउटलाइन का जो एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है कि आप जो मेन हेडिंग्स डाल रहे हैं उनकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 होनी चाहिए। सब हेडिंग की नंबरिंग ए बी सी डी ई होनी चाहिए। अगर फर्ज किया आप ए पॉइंट के आगे कोई सब हेडिंग बनाना चाह रहे हैं तो वो आप आगे रोमन में बना सकते हैं, लेकिन कभी भी
इतना कॉम्प्लेक्स आउटलाइन नहीं बनाते, जरूरत नहीं होती बनाने की। समझ आ गई? पहली बात समझ आ गई? अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ नंबरिंग की जगह ना ये स्टार लगा देते हैं, ये लगा देते हैं, ये एरोस, ये इनफॉर्मल सिंबल्स होते हैं, इनका इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, तो आपकी आउटलाइन फॉर्मल होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कि बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी हमें फलां टीचर ने कहा है कि हमेशा अपनी आउटलाइन में अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिखो। जैसे मैंने ये आउटलाइन लिखी है तो इससे ऊपर हम यहां डालें हेडिंग थीसिस स्टेटमेंट की और यहां अपनी थीसिस स्टेटमेंट लिख दें, अपना स्टांस बयान कर दें एग्जामिनर को। ये आप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि ना करें। उसकी वजह, एग्जामिनर ने सबसे पहले क्या पढ़ना, आपकी आउटलाइन में भी सबसे पहले वो क्या पढ़ेगा, जहां आपने स्टांस दिया हुआ है। अगर वो स्टांस एम्बिगुअस है, क्लैरिटी उसमें नहीं है, तो वहां पर ये बुरा इंप्रेशन चले जाएगा एग्जामिनर के ऊपर। तो इसीलिए यहां आउटलाइन में अपनी थीसिस स्टेटमेंट डिस्कस मत करें। करना चाहे तो कर सकते हैं, ना रोका गया इससे, ना ये मैंडेटरी है, ऑप्शनल है, करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन रिस्की है। समझ आ गई इतनी बात? क्लियर है? तीसरा पॉइंट, बहुत से टीचर्स ये कहते हैं कि ये इंट्रोडक्शन है ना, इसके नीचे आप इसके नीचे भी बुलेट पॉइंट्स बना लें, मतलब ए बी सी कहते हैं ना, या कुछ इंट्रोडक्शन के अंदर लिखें। इंट्रोडक्शन के आउटलाइन में इंट्रोडक्शन की हेडिंग के नीचे कुछ नहीं लिखते, क्योंकि जब भी आप मेन हेडिंग के नीचे कुछ लिखते हैं तो आपको ऐसे में उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग से पैराग्राफ उस पे चीज पे लिखना पड़ता है। जैसे ये मेन हेडिंग है, इसके ABCD पॉइंट, हर पॉइंट पे आप एक एक पैराग्राफ लिखेंगे। तो अगर आप इंट्रोडक्शन में भी इस तरह का कोई बुलेट पॉइंट डाल रहे हैं या कुछ बात लिख रहे हैं, तो आपको इंट्रोडक्शन पे तो एक पैराग्राफ लिखना ही लिखना है, लेकिन आपको उन तमाम बातों पे भी एक एक पैराग्राफ लिखने पड़ेंगे जो आपने यहां मेंशन की होंगी इंट्रोडक्शन की हेडिंग के अंदर। और इंट्रोडक्शन बजाते खुद सिर्फ एक पैराग्राफ होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। ये लॉजिक है कि इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ नहीं लिखा। समझ आई बात? 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा, आपकी जो आउटलाइन है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी का मतलब कि आपके जो पॉइंट्स हैं, अगर कोई उसे पढ़े तो उसे एग्जैक्ट पिन पॉइंट वो कर रहे, उसे समझ आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। बात समझ आ रही है ना? मैनिफेस्टेशंस ऑफ मॉडर्न वॉर्स बेस्ड ऑन इकोनॉमिक आउटकम्स, कोई एम्बिग्युइटी है इसमें? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। अगर मैं लिख देता सिर्फ मैनिफेस्टेशंस, इस चीज की मैनिफेस्टेशन, अगर मैं यहां लिख देता इंपैक्ट, यहां लिख देता सॉल्यूशन, ठीक है, इसके अंदर मैं यहां पे पॉइंट्स कुछ भी लिख सकता था, तो अगर मैं उसमें वो क्लियर ना लिखता तो वो एम्बिगुअस हो जाते। अब आप मेरा पॉइंट्स देखें, ग्रेव रेपरकशंस ऑफ इकोनॉमिक वॉर, सब समझ आ रही है, एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा हो रही है। समझ आई बात? तो आपके आउटलाइन के पॉइंट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होने चाहिए। 5वां पॉइंट, आपकी आउटलाइन के अंदर एक बैलेंस होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? अगर आप मेन हेडिंग के नीचे 8 पॉइंट्स लिख रहे हैं, फर्ज किया ये ABCDEFGH, तो आप जो सब हेड इसकी अलाइड आइडियाज हैं उसमें भी 5, 6, 7 जो है वो जरूर मेंशन करें। इस तरह ना करें कि आपने मेन आइडिया के तो 15 पॉइंट्स बना लिए, फिर आपने रेपरकशंस के 2 पॉइंट्स बना लिए, सॉल्यूशन के फिर 6 बना लिए, तो क्या होगा? आपकी आउटलाइन में सिमेट्री नहीं रहेगी, बैलेंस नहीं रहेगा। एग्जामिनर को लगेगा कि शायद आपको उस मेन आइडिया पे तो बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन रेपरकशंस आपको नहीं आती, फिर सॉल्यूशंस भी आपको 2-4 आते हैं। तो आपकी आउटलाइन में एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, एक सिमेट्री होनी चाहिए। समझ आ गई यहां तक? कोई मसला मसाइल नहीं। 6वां पॉइंट, हमेशा आपकी जो आउटलाइन है उसकी जो लेंथ होती है ना, वो 1.5 पेज होती है। अपनी आउटलाइन मैक्सिमम 1.5 पेज की बनाएं, एक साइड पूरी
और अगले पेज की हाफ साइड। होता क्या है, स्टूडेंट्स बहुत लंबी आउटलाइन बना देते हैं एक एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन देने के लिए, उसको वो 4 पेजेस पे आउटलाइन बना देते हैं या 3-3.5 पेजेस पे जाके बना लेते हैं। तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि इतनी लंबी आउटलाइन पे 3 घंटे में ऐसे नहीं लिखा जा सकता। फिर आप पता क्या करते हैं, आप ये करते हैं कि आपने आउटलाइन तो बहुत लंबी बना ली, आपको पता चला 3 घंटे में से 2.5 घंटे गुजर गए हैं, पीछे रह गया आधा घंटा और आप अभी ग्रेव रेपरकशंस तक पहुंचे। आपने ए बी सी डी ई 5 पैराग्राफ लिखने हैं, फिर वे फॉरवर्ड के 5 लिखने हैं, फिर कंक्लूजन लिखने हैं, 11 पैराग्राफ्स आपने भी लिखने हैं और आधा घंटा पीछे। फिर आप क्या करते हैं, जल्दबाजी में ए बी सी पॉइंट्स को मर्ज कर देते हैं टू वन पैराग्राफ, करते हैं ना। यहां एग्जामिनर आपको फेल करता है। आपने 2 जुर्म किए। पहला, वायलेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ, जो मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा। बॉडी पैराग्राफ्स में जो पैराग्राफ आप लिखते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। वो स्ट्रक्चर बताता है कि एक पॉइंट में सिर्फ एक बात होगी, मतलब ए पॉइंट है तो फिर ए के बारे में बात होगी, अब बी सी को उसमें ऐड नहीं कर सकते। आपने क्या किया, आपने 3 मुख्तलिफ पॉइंट्स को उठा के एक में मर्ज कर दिया। वहां पर आपने वायलेशन की स्ट्रक्चर ऑफ द पैराग्राफ की। दूसरा जुर्म आपसे क्या हुआ, दूसरा जुर्म आपसे ये हुआ कि आपसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि यू वर लैकिंग इन प्रैक्टिस। तो एग्जामिनर को पता चल गया कि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, इसी वजह से टाइम मिस मैनेजमेंट हुआ है और आपने ये ब्लंडर किया है, जिसकी वजह से एग्जामिनर आपको बेंच करता है। समझ आ गई बात की। पीएमएस की आउटलाइन जी, अब पंजाब का जो पीएमएस है ना, वहां पर जो होता है ना, वो 2 घंटे का पेपर होता है, सीएसएस का 3 घंटे का होता है। तो उसमें आप 1 पेज की आउटलाइन बना लो। पीएमएस सिंपल स्ट्रक्चर यही रहेगा, उसकी लेंथ छोटी हो जाए ऐसे की। अच्छा, सवाल है कि मैंने अपनी आउटलाइन में जितने पॉइंट्स लिखे हैं वो सारे फ्रेजेस हैं, कंप्लीट सेंटेंस। क्या हम अपनी आउटलाइन में कंप्लीट सेंटेंस लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप अपनी आउटलाइन कंप्लीट सेंटेंसेस में भी लिख सकते हैं, लेकिन मसला पता क्या होता है, जब आप फुल सेंटेंस लिख रहे होते हैं ना, 2 चीजें होती हैं। एक, वो टाइम टेकिंग काम होता है। दूसरा, उससे आपकी आउटलाइन बिला वजह लंबी लगना शुरू हो जाती है, जिससे एग्जामिनर इरिटेट होता है। तो फ्रेज फॉर्म में आउटलाइन लिखना आसान है। अगर आप सेंटेंस में कंफर्टेबल हैं तो सेंटेंस में लिखें, मना नहीं है, सेंटेंस में लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो आउटलाइन लिखते हुए इन चीजों का ख्याल आपने रखना है। समझ आ गई सब? यहां पर आपको मसाइल, किसी किस्म की कंफ्यूजन, अब आप 2 मिनट लें, मैंने आपको जो फाइल भेजी थी ग्रुप में उसको खोलें, मेरी ये आउटलाइन पूरी पढ़े तसल्ली से। फिर अगर आपको समझ नहीं आती, कुछ सवाल है तो मुझसे पूछें। तसल्ली से आउटलाइन पढ़ें, ऊपर थीसिस स्टेटमेंट मैंने दिया हुआ है, उसको एक दफा पढ़ें, फिर मुझसे पूछें जो सवाल है। मैंने कहा था कैमरास ऑफ नहीं होने चाहिए, ये जिनके कैमरास ऑफ हैं उनको मैं जरा रिमूव कर दूं क्लास से, आप लोग जरा पढ़ें, क्योंकि ये बाज नहीं आने वाले। ये जी कैमरास जिनके ऑफ हैं, मैं आखिरी दफा कह रहा हूं ऑन कर लें। नूर, आपका तो हो ही नहीं ना रहा ऑन, आपसे मैं फोन पे बात करता हूँ कि इशू क्या है। निदा, उमैर, यासिर, हामिद, हबीब, कैमरास नहीं ऑफ होने चाहिए। नूर, आप कैमरा ऑन अपना कर लें, इससे पहले कि ये स्ट्रक्चर की क्लास से आपको निकाल दिया जाए और आप महरूम हो जाए स्ट्रक्चर पढ़ने से।
आप में से कोई ग्रुप्स में जी फाइल दोबारा जरा शेयर कर दें प्लीज। शायद मिल जाती है पीएफ फाइल। आप शुएब ग्रुप में क्यों नहीं है? आप मेरे कोऑर्डिनेटर को फोन करें, उससे बात करें। जी पढ़ लिया जी आउटलाइन सबने? हाँ जी, सबने आउटलाइन पढ़ लिया जी? समझ आई है? कोई मसला मसाइल जी यहाँ तक? अब आगे इंट्रोडक्शन की तरफ चलें। आप में से जी प्लीज ये यहाँ पर भी कोई इनबॉक्स में भी शेयर कर दें फाइल। एक स्टूडेंट है मेरे पास, इनका नंबर नहीं है, इनको चाहिए फाइल, शेयर कर दें इनको। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं। आउटलाइन समझ आ गई है? बन जाएगी। अच्छा, आउटलाइन के बाद जी अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन। तीन चीजें अब रह गई हैं। इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाए, बॉडी पैराग्राफ्स कैसे लिखे जाए, कंक्लूजन कैसे लिखा जाए, इन तीनों के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन। एसे का पहला पैराग्राफ जो इंट्रोडक्शन होता है वो कैसे लिखा जाता है। ठीक है जी। स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोडक्शन। एसे का जो इंट्रोडक्शन होता है ना, उसमें चार इंग्रेडिएंट्स होते हैं। चार चीजों से मिलकर एसे का इंट्रोडक्शन बनता है। सबसे पहले अनफोल्डिंग द टॉपिक, अनफोल्डिंग द टॉपिक with general statement. Number two, thesis statement. आप लोग पूछते हैं ना कि जी थीसिस स्टेटमेंट कहां लिखनी चाहिए, कहां मैंडेटरी है। इंट्रोडक्शन में मैं कहता हूं मैंडेटरी, इंट्रोडक्शन में कहां आनी चाहिए? यहां आनी चाहिए। अभी आपको सारी समझ आ जाएगी, सिर्फ सुनते जाएं। नंबर थ्री, हाइलाइट्स, ग्लिम्पसेस ऑफ आउटलाइन। नंबर फोर, कंक्लूजन।
इन 4 चीजों से मिलकर आपका एस्से का इंट्रोडक्शन बनता है, और इंट्रोडक्शन सिर्फ एक पैराग्राफ होता है। ठीक है, असल में आपकी बात को ना सिर्फ ये समझा लूं, मैं आपको आंसर कर दूं। मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया असद तारिक, मैं आपको भी आंसर करता हूं। मैं अपनी बात समझा लूं, फिर मैं आंसर करता हूं। करेंगे स्टार्ट? अच्छा सुन लें जी, इंट्रोडक्शन हमेशा एक पैराग्राफ होता है और पहला पैराग्राफ होता है। जब भी आप आउटलाइन बनाते हैं, आउटलाइन के बाद अगले पेज से अपना ऐसे लिखना स्टार्ट कर देते हैं, हेडिंग्स नहीं होती उसमें। अच्छा, आप अपना इंट्रोडक्शन कहां से स्टार्ट करते हैं? अनफोल्डिंग द टॉपिक विद जनरल स्टेटमेंट। अपना ऐसे किसी भी जनरल स्टेटमेंट से शुरू कर दे लिखना। आपके टॉपिक से, ऐसे के टॉपिक से रेलेवेंट कोई भी जनरल बात है, वहां से अपनी बात स्टार्ट कर दें। कोई डेफिनेशन से स्टार्ट कर दें, कोई हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से स्टार्ट कर दें, किसी कोटेशन से स्टार्ट कर दें, किसी एनेक्डोट से स्टार्ट कर दें, किसी कहानी से स्टार्ट कर दें। कोई भी जनरल बात जो आपके एस्से से रेलेवेंट है, उससे बात स्टार्ट कर दें। वो कुछ भी हो सकती है। 2, 4, 5 सेंटेंसेस में जब वो आप जेनेरिक बात कर लें, आपने नाम कभी उर्दू में सुना है तमहीद बांधना? तमहीद बांधने का मतलब अपने मेन पॉइंट पे आने से पहले जेनेरिक बात करना। अनफोल्डिंग द टॉपिक इज तमहीद बांधना। उसके बाद आप आते हैं, आपने जो रफ में थीसिस स्टेटमेंट बनाई थी उसको वहां से उठाएं, यहां पर आके लगा दें। समझ आई बात? जेनेरिक बात से स्टार्ट किया, अपने मेन पॉइंट पे आ गए, आपको जो स्टांस आ गए। उसके बाद अगले 6, 7, 8 सेंटेंसेस में आपने जो भी आउटलाइन बनाई है, उस पूरे आउटलाइन को समराइज करना है आपने अगले 7 से 8 सेंटेंसेस में। जो पूरी आउटलाइन है ना, उसको समराइज करना है। उसके एक एक पॉइंट को नहीं एक्सप्लेन करना। जो आपको लगता है ना इस मेरी आउटलाइन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको एक्सप्लेन करना है अगले 7 से 8 सेंटेंसेस में। और आखिर में जो बात ऊपर से शुरू हुई थी, चलती आ रही थी, उसको आखिर में 1-2 सेंटेंसेस में आके पॉइंट अप कर देना, इंक्लूड कर देना। समझ आई बात की? अभी मुझे पता आपको 50% समझ आई है। अब मैं आपको पढ़ाता हूं सैंपल इंट्रोडक्शन। यही जिस पे आउटलाइन पढ़ी है ना आपने, अब हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। ये चारों चीजों आपको अप्लाई करते हुए मैं बताता हूं कि ये चारों चीजें मैंने कैसे अप्लाई की हैं, उसको आपको सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, फाइल्स खोल लें जरा अपनी अपनी। लीजिए जरा सुनिएगा, अभी पढ़ना नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं पढ़ता हूं। इंट्रोडक्शन में मैंने कैसे जेनेरिक बात से अपनी बात स्टार्ट की है, जरा सुनिए। A cursory glance at the world history depicts that most of the wars were fought on religious and ideological basis. With the passage of time, the energy exploration of energy resources and trade routes have changed the motives of a war. मैंने कहा हमारा टॉपिक क्या है? आज की जो जंगें हैं वो इकोनॉमिक मोटिव्स हैं उनके। मैंने बात कहां से स्टार्ट की? अगर हम हिस्ट्री का जायजा लें तो हमें पता चलेगा कि पहले जो आज से पहले जंगें होती थी वो रिलीजन आइडियोलॉजिकल बेसिस पे लड़ी जाती थी, रिलीजियस बेसिस पे लड़ी जाती थी। वक्त बदलने के साथ साथ कुछ ट्रेड रूट्स दरियाफ्त हुए, एनर्जी रिसोर्सेज दरियाफ्त हुए, तो इन एलिमेंट्स ने जो वॉर का मोटिव था उसको चेंज कर दिया।
जनरल बात से स्टार्ट की। अब आप आगे देखेंगे मेरी थीसिस स्टेटमेंट। The 21st century has witnessed various military confrontations that are based on economic outcomes. These lethal wars have inflicted serious repercussions to the international community. Therefore, in order to cope with the grave impacts, pertinent measures at domestic and global levels are direly needed. यही बनाई थी हमने। समझ आ गई बात की? यहाँ तो कोई मसला किसी किस्म का। तीसरा पॉइंट, हाइलाइट्स, ग्लिम्पसेस ऑफ द आउटलाइन। अब आपको अगर 6, 7, 8 लाइंस में, सेंटेंसेस में आपको अभी आपने आउटलाइन पढ़ी है ना, उसके पॉइंट्स नजर आएंगे। सुनिएगा। The ongoing tussle of the United States and China in terms of protective tariffs and their intensive rivalry in Indo-Pacific region are the true depictions of wars based on economic motives. The geo-economic significance of Georgia, Ukraine, Syria, Afghanistan, and Kosovo has made the countries buffer zones between the competition of Russia and the US. Similar is the case of Saudi Arabia and Iran. Both countries are competing for attaining hegemony over the Middle East because of the region's whooping oil reserves. These economic wars embolden countries to indulge in arms race. Resultantly, the world is facing humanitarian crisis in terms of infrastructure devastations and human rights violations. The international organizations unfortunately have miserably failed to control such destructive wars. Hence, the foremost step is to empower such organizations so that they may sanction aggressive states. In addition to this, socio-economic development in crisis-ridden states is direly needed to compensate aggrieved people. समझ आई बात की? वही सारे पॉइंट्स हैं जो मेरी आउटलाइन में आपने अभी पढ़े थे। मैंने क्या किया? समराइज कर दिया और आखिर में कंक्लूजन। Hence, it is high time that the international community must cooperate to combat the menace of such lethal wars to make the world prosperous. समझ आ गई बात? कोई मसला मसाइल यहाँ तक क्लियर है? ये मुझसे पूछ रहे हैं कि जी आपने तो बताया था कि थीसिस स्टेटमेंट हमेशा 2 सेंटेंसेस की होती है, आपने 3 लिखे हैं। मैं जब ये लिख रहा था ना, तो लिखते हुए जब मैंने 2 सेंटेंसेस में बनाई तो वो एक पहला जो सेंटेंस था बहुत ज्यादा लंबा हो गया था और कॉम्प्लेक्स हो गया था, तो इसलिए मैंने उसको ब्रेक कर दिया इनटू 2 सेंटेंसेस। तो जब आप एक फ्लो में लिख रहे होते हैं ना, वहां एग्जामिनर इस चीज को इग्नोर कर देता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था कि आपको बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी थीसिस स्टेटमेंट ना बना ले, 3, 4, 5 सेंटेंसेस की। इतनी सा मार्जिन होता है कि अगर आपके 2 सेंटेंसेस में थीसिस स्टेटमेंट बन रही है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बन रही है, तो आप उसको तोड़ दें इनटू 3 सेंटेंसेस, तो कोई ऐसा मसला नहीं होता। सर ये तो मल्टी है, इसके अंदर कौन फैक्टर सॉल्यूशन थीसिस स्टेटमेंट के अंदर डिपेंड करता है यार। देखो कि अगर तो इशू बेस्ड ऐसे है ना, उसमें तो आएगा। इशू बेस्ड ऐसे हमेशा आप इशू को डिस्कस करेंगे, उसके इम्पैक्ट बताएंगे, सॉल्यूशन बताएंगे या कॉज बताएंगे, सॉल्यूशन यही ऐसे बनता है। कोई आर्गुमेंटेटिव ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसकी कुछ और डोमेन्स हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द टॉपिक। समझ आ गई जी बात? समझ आ गया जी इंट्रोडक्शन? ये जो जनरल स्टेटमेंट लिखनी है, इसमें से ये 2 to 5 सेंटेंस तक होता है, तो इससे बस इसी के दरम्यान में रहना। नहीं, एक्सीड कर सकते हैं। मतलब ये ना हो कि वो पूरे इंट्रोडक्शन में आपकी ज्यादा एम्फेसिस जेनेरिक स्टेटमेंट पे हो जाए। मेन इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस करना है। थीसिस स्टेटमेंट है, ग्लिम्पसेस ऑफ हाइलाइट्स, आउटलाइन है, और फिर आपने जो उसकी लेंथ को भी मद्देनजर रखना है। बहुत ज्यादा लंबा इंट्रोडक्शन नहीं लिखना है। अब इंट्रोडक्शन की लेंथ पता कितनी होती है? सिंपल फॉर्मूला आपको बता दूं। इंट्रोडक्शन इज 10% ऑफ योर होल एसे। अगर आप ऐसे 2000 वर्ड्स का लिख रहे हैं तो 10% कितना हुआ? 200 वर्ड्स। अगर आप 1800 वर्ड्स का लिख रहे हैं तो 180 वर्ड्स। 2000 वर्ड्स से आप ज्यादा लिखेंगे तो आपकी जो क्वालिटी है वो कंप्रोमाइज होना शुरू हो जाएगी। ऑल्दो एफपीएससी ने कहा है कि आपने 2500 से 3000 वर्ड्स के दरमियान लिखना है। 2500 से 3000 वर्ड्स के दरमियान आप एक क्वालिटी का ऐसे नहीं लिख सकते। जल्दबाजी में लिखेंगे, राइटिंग खराब होगी, ओवर राइटिंग, कटिंग होगी, आर्गुमेंट्स इतने अच्छे नहीं होंगे, क्वांटिटी अचीव हो जाएगी, क्वालिटी नहीं। तो आपने 1800 to 2000 वर्ड्स के आसपास रहना है, यहाँ आपका बड़े सुकून से ऐसे पास होता है। ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन इज 10% ऑफ योर होल एसे। अब 180 to 200 वर्ड्स में आपने सारी बातें करनी है। जनरल बात से स्टार्ट भी करना है, थीसिस स्टेटमेंट भी डालनी है, फिर
आपने हाइलाइट्स भी देनी है और एट द एंड आपने कंक्लूड भी करना है। कैन जनरल सेंटेंस बी इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन? बिल्कुल क्वेश्चन भी हो सकता है, बिल्कुल क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। कैन वी, अच्छा अब आपका जो सवाल जी इन्होंने पूछा है, कैन वी स्प्लिट आर थीसिस स्टेटमेंट फॉर द सेक ऑफ, नहीं, आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट को स्प्लिट नहीं कर सकते। ये नहीं कि आपने एक फिक्रा लिख दिया, पहला सेंटेंस थीसिस स्टेटमेंट का है, फिर आपने 4-5 सेंटेंस कोई और लिख के फिर आपने दोबारा एक और सेंटेंस लिख दिया, ऐसे नहीं। सुन ले, बहुत से टीचर्स कहते हैं स्टूडेंट्स को कि जी आप हमेशा थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन के एंड पे लिखें, या कुछ लोग कहते हैं कि जी आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट से स्टार्ट कर दें ऐसे। कोई मसला नहीं है, एसे का कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, इंट्रोडक्शन का, सॉरी, आपके जो एसे का इंट्रोडक्शन है उसका कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं। अगर आप अपनी मेन पॉइंट जिस पे आपका एम्फेसिस है थीसिस स्टेटमेंट, वहां से स्टार्ट करना चाहते हैं, वहां से ऐसे स्टार्ट करें। अगर आप जेनेरिक बात से स्टार्ट करके अपनी थीसिस स्टेटमेंट एंड पे लिखना चाहते हैं, इंट्रोडक्शन के वहां लिख दें, कोहेरेंस खराब नहीं होनी चाहिए, आइडियाज में फ्लो, कंसिस्टेंसी, कनेक्टिविटी खराब नहीं होनी चाहिए। इंट्रोडक्शन में थीसिस स्टेटमेंट जहां मर्जी लिख दें, जैसे मर्जी स्टार्ट कर ले इंट्रोडक्शन। समझ आ गई? क्लियर हो गया? जलान खान और आपसे पहले किसी का क्वेश्चन था, असद आपका था शायद, क्लियर हुआ सवाल? समझ आ गई जी सबको? जी सर इंट्रोडक्शन में आपने कहा कोटेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, कोटेशन से स्टार्ट होते हैं तो उसकी कमेंट्री भी करेंगे कोटेशन की। कोटेशन आप लिखेंगे, आप बताएंगे जी अकॉर्डिंग टू फला 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 ऑथर उसने ये बात की है, उसके बाद आप थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करेंगे कि इसने बात इस कॉन्टेक्स्ट में की है। जनरल सर एक बार क्वेश्चन की जो कोटेशन है वो सेंटेंस की फॉर्म में लिखेंगे या उसको एक ब्लॉक कोटेशन? दोनों तरह से कर सकते हैं। ब्लॉक लिखेंगे, ब्लॉक अगर लिख रहे हैं तो उसके नीचे फिर वहां उसकी एक्सप्लेनेशन में आप फिर अपना ऐसे स्टार्ट करेंगे। अगर आप सेंटेंस फॉर्म में लिख रहे हैं तो वहीं से आप अपना ऐसे स्टार्ट कर दें, सेंटेंस उसी से कोटेशन से। वो पूरा पैराग्राफ ही होगा। हाँ, पैराग्राफ ही हाईलाइट करके लिख सकते हैं। हाईलाइट करके लिख सकते हैं। और सर जो ब्लॉक में लिखेंगे उसको इन्वर्टेड कॉमास नहीं करते उसके? करते हैं, जो आप ब्लॉक में लिखते हैं उसको करते हैं। ठीक है। इन विच टेंस वी शुड राइट द इंट्रोडक्शन एंड फ्यूचर पैराग्राफ्स? देखिए जी, टेंस तो वही होता है जो आपका एसे में यूज हो रहा होता है। अब आप वॉर्स की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस है, अगर आप उन्हीं वॉर्स के कोई हिस्टोरिकल एस्पेक्ट डिस्कस कर रहे हैं तो फिर पास्ट टेंस होगा। तो ये टेंस तो मैटर नहीं करता यहाँ, वो तो आप जिस कॉन्टेक्स्ट में करना चाह रहे हैं वही टेंस यूज होगा। अगर आप कोई पिछली पुरानी बात करें तो पास्ट टेंस यूज कर दें, उसको लिंक कर रहे हैं कोई फ्यूचर की बात तो वहां फ्यूचर टेंस यूज होगा। तो टेंस का तो चक्कर ही यहाँ पे नहीं है कि जी ये टेंस होना चाहिए, स्पेसिफिक टेंस होना चाहिए। समझ आ गई बात की? ये इंट्रोडक्शन 250 वर्ड से अबव है। अच्छा, इन्होंने वर्ड्स गिन लिए हैं मेरे। खैर देखें, मैंने जो ये इंट्रोडक्शन लिखा है ना, इट्स अ सैंपल इंट्रोडक्शन और ये मेरी किताब का हिस्सा है। तो मैं जब लिख रहा था तो वर्ड काउंट मैंने नहीं किया, मैंने रैंडम लिखा है। और आपकी हैंड राइटिंग और आपकी टाइपिंग के अंदर ना बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो टाइपिंग में आपको अक्सर आप देखते हैं चीज इतनी सी लग रही होती है तो नंबर ऑफ वर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो वो फिर बुक के स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए और एक दिखने में एक इंट्रोडक्शन का स्टैंडर्ड बेहतर लगे, ठीक है, तो वो टाइपिंग में आपको फिर ऊपर नीचे करना पड़ता है। जब आप राइटिंग कर रहे होते हैं ना, आप 1.5 पेज पहुंचेंगे, आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा कि मैंने ऑलमोस्ट अपने काम, अपने वर्ड्स कंप्लीट कर लिए, ठीक है। 2 पेजेस पे जाएंगे, आपको पता चल जाएगा जी इससे ज्यादा मैंने इंट्रोडक्शन एक्सीड नहीं अपना करना। एग्जामिनर भी कहेगा कि यार इतना लंबा तुमने लिख दिया। तो टाइपिंग और हैंड राइटिंग के अंदर ये फर्क होता है। मैंने चूंकि टाइप की थी बुक अपनी पूरी, तो उसमें फिर ये एलिमेंट्स आ जाते हैं। इसके लिए आप मुझे माफी दे दें तो मेहरबानी होगी, ठीक है जी। अब आते हैं आगे बॉडी पैराग्राफ्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, जो बॉडी पैराग्राफ्स है ना, इनका ये जो अब मैं स्ट्रक्चर आपको पढ़ाना जा रहा हूं, ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, ये अंग्रेजी जबान में स्टैंडर्ड है, इसको नहीं हम इधर उधर कर सकते। अब इंट्रोडक्शन के बाद जितने भी आप पैराग्राफ्स बॉडी में लिखेंगे वो एक ही स्ट्रक्चर पे होंगे जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। बॉडी पैराग्राफ, जब आप किसी एक पॉइंट पे एक पैराग्राफ लिखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? उसमें 5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, 5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं।
structure of body paragraphs. Number one, topic sentence. Number two, extension of the topic sentence. Number three, explanation. Number four, exemplification. Number five, conclusion. जितने आपने मेन हेडिंग्स के अंदर ABCDE पॉइंट्स लिखे हैं, हर पॉइंट पे आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए उस पॉइंट का पैराग्राफ लिखेंगे। जरा आप फाइल खोल लें जी अपनी, इससे पिछले पेज पे आ जाएं जहां पर स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ राइटिंग लिखा है और नीचे एक सैंपल पैराग्राफ मैंने लिखा है, चैलेंजेस टू गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। चले जी, अब जरा सुनिएगा, इन 5 चीजों से मिलकर आपका पैराग्राफ का स्ट्रक्चर बनता है। सबसे पहले जब आप एक बॉडी पैराग्राफ का पैराग्राफ लिखना शुरू करेंगे, वो स्टार्ट होगा टॉपिक सेंटेंस से। व्हाट इज टॉपिक सेंटेंस? टॉपिक सेंटेंस आपके बॉडी पैराग्राफ का पहला फिक्रा होता है, जिसमें आप अपने बॉडी पैराग्राफ के टाइटल को डायरेक्टली हिट करते हैं। अपनी आउटलाइंस में पॉइंट्स देखें, ABCD है ना, वो जो A पॉइंट का टाइटल है ना, टॉपिक है, उसको डायरेक्टली हिट करना है आपने। डायरेक्टली वो नजर आना चाहिए आपको पहले सेंटेंस में। जैसे मैंने सैंपल पैराग्राफ में लिखा है चैलेंजेस टू गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में गवर्नेंस के मसाइल, पाकिस्तान में गवर्नेंस के मसाइल। तो मैंने पहला फिक्रा क्या लिखा है? द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान लाइज एट द हार्ट ऑफ मल्टीपल चैलेंजेस। इससे भी आसान कर लें, द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज फेसिंग मल्टीपल चैलेंजेस। नजर आई बात, समझ आई? सामने नजर आ रहा है आपको, हिट होता हुआ नजर आ रहा है टॉपिक सेंटेंस, जिसमें आप डायरेक्टली टॉपिक को हिट कर रहे हैं। पहले फिक्रे में टॉपिक हिट होता नजर आ रहा है। अगला फिक्रा, एक्सटेंशन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस। जो आपने टॉपिक सेंटेंस बनाया है, अगले एक फिक्रे में उसको खींचे, एक्सटेंड करें इनटू वन मोर सेंटेंस। वो कोई भी जनरल बात हो सकती है, कोई भी जनरल बात अपने टॉपिक सेंटेंस से मिलती जुलती आगे करें। मैंने क्या किया है? मैंने पहले लिखा द गवर्नेंस सिस्टम ऑफ पाकिस्तान लाइज एट द हार्ट ऑफ मल्टीपल चैलेंजेस। पाकिस्तान में गवर्नेंस सिस्टम को बहुत से मसाइल का सामने है। ये जो मसाइल हैं, ये पाकिस्तान के सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्फीयर को खराब कर रहे हैं। दीज चैलेंजेस आर इंपीडिंग द कंट्रीज सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर्स। समझ आ रही बात? आगे आ जाती है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में अब आप एक्सप्लेन करेंगे कि पाकिस्तान में किस किस्म के गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक। आपने कहा ना कि जी पाकिस्तान को बहुत संगीन किस्म के मसाइल हैं, ये मसाइल पाकिस्तान के सोशो इकोनॉमिक स्फीयर को खराब कर रहे हैं। अब आप बताएंगे क्या मसाइल है। अब जरा पहले 4 सेंटेंसेस पढ़ें, ब्लू कलर के अंदर जरा पढ़ें, इंसेप्शन से लेकर नीचे जहां तक ब्लू खत्म हो रही है, तो आपको नजर आएगा कि मैंने गवर्नेंस चैलेंजेस डिस्कस किए हैं हिस्टोरिकल और करंट पर्सपेक्टिव में, एक्सप्लेन किया है अपने टॉपिक। पढ़ लिया जी सबने? समझ आ गई जी सबको जी? कोई मसला मसाइल? चौथी चीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज एग्जाम्पलिफिकेशन। देखें जी, आपने टॉपिक सेंटेंस दिया, एक्सटेंशन एक्सप्लेन किया, यहां तक आपने जितने काम किए हैं, एग्जामिनर आपकी इन बातों पे तब तक यकीन नहीं करेगा
जब तक कि आप कोई ऑथेंटिक रेफरेंस नहीं देंगे अपनी बात को ऑथेंटिसिटी अथॉरिटी देने की। कोई ऐसी ऑथेंटिक बात नहीं करेंगे जब तक अपनी बात से मिलती जुलती, तब तक एग्जामिनर आपको की आपकी बात पे यकीन नहीं करेगा। तो जो आप आर्गुमेंट्स दे रहे हैं उससे रेलेवेंट आपको कोई फैक्ट फिगर देना होगा, कोई कोटेशन देनी होगी, कोई किसी बुक का रेफरेंस दे दें, किसी इकोनॉमिस्ट ने कोई बात की है वो कह दें, कोई केस स्टडी दे दें। बात समझ आ रही? किसी भी किस्म की ऑथेंटिक रेफरेंस देना है आपने, वो कोई फैक्ट फिगर हो सकता है, कोटेशन हो सकती है, रेफरेंस बुक का रेफरेंस हो सकता है, किसी राइटर का, ऑथेंटिक राइटर का रेफरेंस हो सकता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट हो सकती है, जो आपकी बात को ऑथेंटिसिटी दे। अब आगे आप मैंने देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दिया 2018 का, मैंने लिखा है कि जी पाकिस्तान की रैंकिंग इसमें बहुत कम है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने लोगों पर पैसा खर्च नहीं कर रही। पाकिस्तान की गवर्नमेंट नाकाम हो गई है पब्लिक सर्विस डिलीवरी में। पब्लिक सर्विस डिलीवरी इज द कंपोनेंट ऑफ गवर्नेंस। ऊपर मैं क्या बात कर रहा हूं, पाकिस्तान में गवर्नेंस का क्राइसिस है। मैंने एक फैक्ट डाल दिया कि पाकिस्तान में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रेटिंग बहुत कम है, जिसका मतलब पाकिस्तान की गवर्नमेंट फेल हो गई है लोगों को गवर्न करने। पढ़ लें जरा। जी सर, वो समझ आ रही जी आपको? बिस्मा जी, ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आइए। आखिर में हम अपनी बात को कंक्लूड कर देते हैं, वाइंड अप कर देते हैं। जो बात ऊपर से चलती आ रही होती है उसका वाइंड अप कर देना। वाइंड अप करने का मतलब कतई ये नहीं होता कि सोल्यूशन देना। जो बात चलती आ रही उसे खत्म कर दे। मैंने कैसे खत्म किया कि जी गवर्नेंस क्राइसिस पाकिस्तान में बड़ा संगीन है, लिहाजा गवर्नमेंट और स्टेट इंस्टीट्यूशंस को चाहिए कि वो कुछ मेजर्स ले जिससे हम इस मसले से निकल सकें। ये सॉल्यूशन नहीं है, ये कंक्लूजन है। अगर मैं कहता कि किस किस्म के मेजर्स लें, वो मैं एक्सप्लेन करता तो वो सॉल्यूशन होते। मैंने सॉल्यूशन नहीं दिए, मैंने सिर्फ चैलेंजेस को डिस्कस किया, उससे रेलेवेंट फैक्ट डाला और आखिर में कंक्लूड कर दिया। ये जो पैराग्राफ का स्ट्रक्चर है ये हमें सिखाता है कि हमने अपने पैराग्राफ में सिर्फ एक बात करनी है, उससे डेविएट नहीं होना। टॉपिक क्या था? चैलेंजेस टू गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। मैंने सिर्फ चैलेंजेस की बात की। चैलेंजेस, मैंने उसके सॉल्यूशन नहीं दिए, मैंने उसके कॉजेज इंपैक्ट्स पे बात नहीं की, मैंने कोई और बात नहीं की, मैंने गवर्नेंस की सिग्निफिकेंस बयान नहीं की, मैंने सिर्फ और सिर्फ चैलेंजेस की बात। तो ये पैराग्राफ का स्ट्रक्चर हमें सिखाता है कि एक पैराग्राफ एक बात, एक पैराग्राफ एक आइडिया। समझ आई बात? अब ये चैलेंजेस में से मैं कोई एक चैलेंज निकाल लूं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, उस पे कहूं आपको पैराग्राफ लिखें, तो सिर्फ उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को आप एक्सप्लेन करेंगे, कोई दूसरी बात नहीं होगी। और ये चीज आपको स्टिक रखती है कि एक पैराग्राफ में आपने सिर्फ एक बात करनी है, और इससे आपके एसे में कोहेरेंस मेंटेन होती है, आप इधर उधर डेविएट नहीं होते। शाहबाज अपना क्वेश्चन लिख लें आप इनबॉक्स में, मैं आंसर कर दूं। समझ आई बात की? ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कोई रद्दोबदल नहीं आप कर सकते। हर पैराग्राफ टॉपिक सेंटेंस से स्टार्ट होगा, टॉपिक सेंटेंस उस स्पेसिफिक पॉइंट का होगा जिस पे आप पैराग्राफ लिखने जा रहे हैं। तो हमेशा याद रखें, आपके एसे की जो आउटलाइन में मेन हेडिंग्स होती है ना, इंट्रोडक्शन के बाद मेन आइडिया और अलाइड आइडियाज की मेन हेडिंग्स हैं, उन पे ये पैराग्राफ नहीं लिखते, उनकी सब हेडिंग्स पे ये पैराग्राफ लिखते हैं। मेन हेडिंग की ना, मैनिफेस्टेशंस ऑफ मॉडर्न वॉर्स, उस पे कोई पैराग्राफ नहीं आता। उसका जो ए पॉइंट होगा उस पे पैराग्राफ, बी सी डी ई एफ, उसके बाद इंपैक्ट्स का ए बी सी डी ई एफ, फिर सॉल्यूशंस का ए बी सी डी ई एफ। इनकी मेन हेडिंग्स पे पैराग्राफ नहीं होते। उसकी लॉजिक ये होती है कि मेन हेडिंग की एक्सप्लेनेशन ही तो है आगे जो 5-6 पॉइंट्स हैं,
उन पे आप अलग से एक एक पैराग्राफ लिख तो रहे हैं, इसीलिए मेन हेडिंग्स पे पैराग्राफ नहीं होते। और आपको मैंने बताया था ना कि ऐसे में हेडिंग्स नहीं होती, बताया था ना मैंने, ऐसे पैराग्राफ फॉर्म में होता है। तो अगर फर्ज किया एग्जामिनर आपका ऐसे दरमियान से खोल ले, तो कुछ ना पड़े, वो दरमियान से खोल ले, दरमियान से खोल कर एक पैराग्राफ पढ़ना शुरू कर दे, उसको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा पैराग्राफ है? वो पीछे आउटलाइन में देखेगा, उसे कैसे पता चलेगा? टॉपिक सेंटेंस से। क्यों? टॉपिक सेंटेंस में आपने अपनी आउटलाइन के पॉइंट को डायरेक्टली हिट किया होगा, तो जो टॉपिक सेंटेंस होता है वो एक तरह से आपकी हेडिंग का काम कर रहा होता है, इसलिए ऐसे में हेडिंग्स नहीं होती। एग्जामिनर कहीं से भी खोल ले पैराग्राफ, पीछे आउटलाइन देखेगा, पैराग्राफ देखेगा, अच्छा ये फला इस पॉइंट के ऊपर ये पैराग्राफ लिखा, उसे समझ आ जाए। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट आपके पहले सेंटेंस में रिफ्लेक्ट हो रहा हो। समझ आ गई बात की? कुछ टीचर्स कहते हैं, जो कि पहले मैं भी इस चीज के हक में था, कि जो मेन हेडिंग्स होती है ना, इन पे आप ट्रांजिशनल पैराग्राफ्स लिख दें, ये ना लिखे तो बेहतर, इससे मजीद कंफ्यूजन होती है। इसलिए मैंने ये मैं पढ़ाता भी नहीं हूं ट्रांजिशनल पैराग्राफ, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इंट्रोडक्शन लिखें, उसके बाद सिंपल आप ए पॉइंट पे आ जाए, पहले मेन हेडिंग का जो ए पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर। शावेज पूछ रहे हैं कि जी मैंने मिलिट्री इंटरवेंशन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दो मुख्तलिफ बातें एक पैराग्राफ में कर दी। सुने, ये जो पैराग्राफ है ना, ये है चैलेंजेस टू गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। इसका मतलब कि मैं अपने एसे में सिर्फ चैलेंजेस लिखूंगा जो गुड गवर्नेंस के, वो जितने मर्जी लिख, मैं चैलेंजेस से हटकर कोई बात नहीं करूं। चैलेंजेस अगर होता ना चैलेंज टू गुड गवर्नेंस, में कोई एक चैलेंज लिख देता, वो कह रहा है चैलेंजेस टू गुड गवर्नेंस, तो मैंने 4-5 चैलेंजेस लिख दिए। मैंने चैलेंजेस से हटकर तो कोई बात नहीं की, उसके कॉजेस डिस्कस नहीं किए, सॉल्यूशंस डिस्कस नहीं किए, इंपैक्ट्स डिस्कस नहीं किए, गवर्नेंस की सिग्निफिकेंस डिस्कस नहीं, कुछ नहीं किया, सिर्फ एम्फोसिस चैलेंजेस पर रखा। अब मैं कहता हूं कि जी आप किसी एक मखसूस चैलेंज, मिलिट्री इंटरवेंशन के ऊपर एक पैराग्राफ लिखें। अब आप वहां से शुरू करेंगे अपना टॉपिक सेंटेंस, मिलिट्री इंटरवेंशन इज द मेजर चैलेंज टू गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। फिर आप मिलिट्री इंटरवेंशन को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। समझ आ गई? अच्छा जी, इंट्रोडक्शन। अब आखिरी बात, मैं ये जवाब दे दूं इनके सवाल का, आखिर में सिर्फ कंक्लूजन रह गया, वो 5 मिनट उसको लगेंगे, लेकिन अब मेरी आगे क्लास है तो मैं पढ़ा नहीं सकता। मैं मोहसिन का आंसर कर दूं, नेक्स्ट क्लास में आते ही हम 5 मिनट में इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पढ़ेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। स्ट्रक्चर तो हमने समझ लिया, अब दिमाग में कुछ होगा तो लिखेंगे ना। असल चीज है where to find the content and knowledge on essays, उस पर बात करेंगे, और उसके बाद हम अपना पहला एसे स्टडी करेंगे अपनी अगली क्लास में, जो कि मंडे को होगी। ठीक है, 5 मिनट लगेंगे सिर्फ कंक्लूजन करवाने में। सिर्फ कंक्लूजन आपका रह गया। मैं मोहसिन का जवाब दे दूं, ये कह रहे हैं कि जी इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांजिशनल डिवाइसेस एंड हाउ दे यू शुड बी यूज्ड। आप लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा, मोर ओवर, फर्दर मोर, इन एडिशन, in addition to this, as a consequence of, resultantly, as a result of, इन्हें कहा जाता है ट्रांस कनेक्टर्स, ठीक है, या ट्रांजिशनल एडवर्ब्स। इनका इस्तेमाल आज आपने पढ़ना है जाके। इनका इस्तेमाल सिर्फ एक जगह पर होता है, जहां पर आप कोई बात पिछली बात की कनेक्टिविटी में कर रहे हो। आप पता क्या करते हैं, हर पैराग्राफ में moreover, furthermore, in addition to this, first, second, thirdly, fourthly, fifthly, sixthly, seventhly, करते हैं ना ये काम नहीं करते। ये बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं। जब आप एक पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं मोर ओवर से, इसका मतलब कि ये पैराग्राफ पिछले पैराग्राफ की एक्सटेंशन में है। हालांकि ऐसा नहीं होता, पिछला पैराग्राफ एक अलग आइडिया था, वो एक्सप्लेन किया, एंड पे कंक्लूड कर दिया, वो बात खत्म हो गई, अब आप अगले पैराग्राफ में आए। जब आप वहां मोर ओवर, इन एडिशन, फर्दर मोर लगा देते हैं, तो वो बहुत बड़ा ब्लंडर है, जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, और लगाते चले जाते हैं।
हमेशा जब आप ये पॉसिबिलिटी है कि आपको पास एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेट्स सपोज बी पॉइंट है आपकी आउटलाइन का, उसमें बहुत ज्यादा नॉलेज है, बजाय इसके कि उस पे लंबा पैराग्राफ लिख दें, उस पॉइंट पे को आप स्प्लिट कर लें इनटू 2 पैराग्राफ्स। तो जब पहला पैराग्राफ खत्म करके आप उसी पॉइंट का दूसरा पैराग्राफ लिख रहे होंगे, वहां लगाएं मोर। क्यों? क्योंकि वो दूसरा पैराग्राफ एक्सटेंशन है आपके पहले पैराग्राफ। हर पैराग्राफ नहीं शुरू कर देना कनेक्टर से, ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। इसका ग्रामर में यूज देख लें आप जाके। इस वजह से भी एग्जामिनर नंबर नहीं स्टूडेंट्स को देता, उन्हें पता ही नहीं होता। समझ आ गई बात की? यहां अपनी क्लास वाइंड अप करते हैं, आपका मैं सवाल ले लेता हूं। नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को होगी। एक दफा स्ट्रक्चर खत्म हो जाए और मंडे को मैं पहला ऐसे पढ़ाऊंगा तो आपको उसकी असाइनमेंट। यहां तक कोई सवालात हैं आपके, उनको नोट डाउन कर लें। मैं आते ही पहली क्लास के अंदर आपसे आपके इन क्वेश्चंस को एड्रेस करूंगा। बहुत अच्छा सवाल है मोहसिन का, लेकिन टाइम नहीं है। मोहसिन, मैं मंडे को इसको एक्सप्लेन करूंगा, मुझे याद करवाइएगा। हाउ टू कीप कोहेरेंस इन ऐसे इन्होंने लिखा है। दरअसल ये पूछना चाह रहे हैं कि एक पैराग्राफ और दूसरे पैराग्राफ के दरमियान में कोहेरेंस कैसे मेंटेन की जाए, ये पूछ रहे हैं ना। इसको भी बताऊंगा कैसे की जाए। इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी। जी हो गए? ठीक है, चलें इंशाल्लाह मंडे को आपके बाकी सवाल